अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हाल है? एंड इट इज अ चिली मॉर्निंग इन कराची एक्चुअली, इट हैज बीन अ चिली वीकेंड एज वेल। तो हमारी भी यहाँ सर्दी आई है, और सर्दी ये नहीं कि एमी वाली, मतलब लग सकती है वो सर्दी आपको, तो यू हैव टू बी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, ठंडी हवाएं आपको पता है फिर चल रही हैं, और ये उस किस्म की सर्दी होती है कि इसमें जो हवा होती है वो आपके जिस्म को पियर्स लिटरली कर रही होती है, क्योंकि ये वो वाली सर्दी होती है जिसको अगर आप सीरियसली ना लें तो वो वाकई आपकी एटलीस्ट छाती को तो वो इफेक्ट कर सकती है। सो लिहाजा बिकॉज ऑब्वियसली आपको लगता है कि नहीं इतनी भी नहीं है, बट एक्चुअली होती है वो जाहिर है। सर्दी की शिद्दत फील्स लाइक जो सर्दी होती है ना वो जरा बढ़ जाती है, हमें लगता है अगर टेम्परेचर उस तरह से ना भी शो हो रहा हो, वैसे तो टेम्परेचर भी ड्रॉप हुआ है सर्टनली, लेकिन फील्स लाइक बहुत ज्यादा होता है बिकॉज वो ठंडी हवाएं आपके जो भी आपने पहना हो आर पार हो रही होती है, आर पार हो रही होती है। बट आई एम श्योर पीपल हु आर वाचिंग right now from actually cold areas of Pakistan, तो उनको शायद बात कर रहे हैं, वो शायद गिगल कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे कि बड़ी जी सर्दी आई है, लेकिन हम यहाँ रहते हैं और हमें ये वाली भी लग जाती है, तो इसलिए एक छोटी सी हमने वार्निंग दी। कहने का मतलब ये था कि यहाँ उमूमी तौर पर मौसम इतना ठंडा नहीं होता सर्दियों में भी, लेकिन ये 2-4 रोज खासे ठंडे गुजर रहे हैं। ना सिर्फ ये, अब सर्दी में इतना तो इजाफा हो गया है कि इसकी वजह से कराची में आज से स्कूल के औकात जो हैं वो सुबह 8 के बजाय 9 बजे कर दिए गए हैं, बिकॉज इट वाज रियली चिली, इट इज रियली चिली इन द मॉर्निंग, और बच्चों के लिए तो खास तौर पे जरा मुश्किल हो सकती है। तो फ्रॉम 8 to 9 when was, do you remember anything happening to us when we were studying or when we were going to school? मतलब पंजाब में एक हफ्ते की छुट्टियां बढ़ा दी गई, यहाँ बच्चों के ख्याल में 9 बजे स्कूल लग रहे हैं, मतलब हम मुंह अंधेरे मेरा ख्याल है कि सूरज भी तुलू नहीं होता था और वैनों में भर के वैसे अब्दुल्ला में एक बात डोंट रिमाइंड मी, थोड़ा सा ट्रॉमा है उस टाइम का, क्योंकि दुनिया इधर की उधर हो जाती थी उस जमाने में, और छुट्टी या टाइमिंग या कुछ हिलता नहीं था। अब तो बड़ा लाइटली, तो चलो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन अच्छी बात है, सोच लेते हैं और कुछ कर लेते हैं। हम जैसे आजकल के माँ बाप का कसूर है जो कि बच्चों को जरा ज्यादा नाजुक बना रहे हैं, लेकिन यू नो वी हैव बीन थ्रू दीस टाइम्स। कोई अभी ज्यादा सर्दी पड़ती है, पहले ज्यादा पड़ती थी ऑब्वियसली, एंड लाहौर एंड पंजाब की सर्दी, एंड वैन में जाना और वो टोपियां और दस्ताने, मतलब दस्ताने भी पहने होते थे, लेकिन वक्त पे ही स्कूल लगता था और जाते थे। कोई मतलब हम कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे आज कोई छुट्टी मांग ले माँ बाप से, ये तसव्वुर था कि स्कूल 9 बजे लगेगा, नहीं 9 बजे तक तो 2 घंटे गुजर चुके होते थे स्कूल के। हाँ, कम से कम 1.5 घंटा तो गुजर चुका होता था। अब इससे हो क्या रहा है, इससे वो वालिदैन और बहुत सारे वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर दफ्तर जाना होता था वो शदीद मुश्किल में आ गए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का दफ्तर 8:30-9 बजे लग जाता है, या उन्हें 9 बजे से पहले रिपोर्ट करना होता है। अगर बच्चों को वो 9 बजे के हिसाब से स्कूल छोड़ेंगे तो वो सर्टनली अपने दफ्तर पे लेट होंगे और वहां दफ्तर पे लेट मार्क होगी। सो आई थिंक स्कूल वालों को दे नीड टू गिव सम स्पेस कि जिन्होंने जल्दी छोड़ना है वो जल्दी छोड़ दें, जिन्होंने देर से छोड़ना है वो देर से छोड़ दें। मेरे बच्चों के स्कूल वालों ने यही ऑप्शन दी है, उन्होंने कहा है कि अगर आप 9 बजे छोड़ेंगे तो हम लेट मार्क नहीं करेंगे, लेकिन स्कूल अपने मुकर्ररा वक्त पर ही लग रहा है। अच्छा, बट ऑन अ फ्लिप साइड जो हम पहले बात कर रहे थे, थोड़ा सा बच्चों को मतलब सेंसिटाइज करने की ज़रूरत भी है, थोड़ा सा। हम तो बड़े ही लकड़ हजम थे वैसे उस ज़माने के, लेकिन अभी भी इट्स ओके, इट्स नॉट दैट कोल्ड के इतना लेट किया जाए, बट एनीवे दैट्स जस्ट माय ओपिनियन। मतलब आप कनाडा में देखें या दीगर मुल्कों में देखें कि क्या हो रहा होता है, वो दैट्स अनदर बॉल गेम। मानी हम जाते हैं तो ये 26 जन तक, बाय द वे 26 जनवरी तक ये तमाम सरकारी और निजी स्कूल है ना, तो ये जो है वो 9 बजे तक होंगे। अच्छा जी, टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, ओवर द वीकेंड भी बहुत क्रिकेट पे बात हुई है। PSL की आपको पता है 2 नई टीमें बिकी हैं। अब मुल्तान सुल्तान को बेचने के बारे में भी PSL के CEO सलमान नसीर साहब ने जियो पे ही प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इशारा दे दिया है। वो तो जब होगा, लेकिन हमारा जो तीसरा T20 श्रीलंका में जो हो रहे थे उनके हवाले से श्रीलंका ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है और 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर पर खत्म हुई है। एक मैच बारिश की वजह से बिल्कुल मैच जो है वो 12-12 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर तेज रफ्तार 160 रन बनाए, जवाब में पाकिस्तानी बैटर्स हदफ तक पहुंचने में नाकाम रहे। हालांकि 160 इज नॉट टू बिग, मतलब इससे तो हमने ज्यादा ही आजकल किए हैं। कहा जा रहा था कि 12-12 ओवर्स तक महदूद हो गया था ना फिर मैच। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, अब कहा जा रहा था कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए दौरा श्रीलंका जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए कंडीशन से हम आहंग होने के लिए दिल बिकम फेमिलियर विद इट, ये अच्छा मौका होगा, मगर मौसमी हालात ने इसका ज़्यादा मौका नहीं दिया। लेकिन ये मौसम इज़ ऑल्सो यू नो इससे भी यूज टू हमें होना पड़ेगा, बिकॉज हमने पहले भी देखा है जब भी इस किस्म के टूर्नामेंट श्रीलंका गए हैं
तो बारिश काफ़ी, आई एम सॉरी टू से, लेकिन रंग में भंग मिलाने वाली बात हो जाती है। आपको पता है ये तो तंबोला में सारे मैचेस हो रहे थे, कोलंबो में भी श्रीलंका में ओवरऑल बारिश होती है। होती है, सो ज़्यादा कोलंबो के भी हमने माजी में कितनी सीरीज देखी हैं जो बाज मैचेस होते हैं बाज नहीं होते, लेकिन सिचुएशन से हम आहंग होने का हमारे लिए अच्छा मौका था। अच्छा जी, दो नई जो फ्रेंचाइजीज हैं, टॉकिंग अबाउट HBL PSL नाउ, उनकी रिकॉर्ड कीमत पर फरोख्त के बाद अब मुल्तान सुल्तान को भी नीलाम करने का फैसला किया गया है। मुल्तान सुल्तान लेने के लिए उस वक्त तक तो यही फैसला था ना कि पीसीबी खुद ही मैनेज करेगा इस टीम को। और हमने बात भी की थी इस हवाले जरा से। टाइम मिला है सोच विचार का और रिकॉर्ड कीमत पर फरोख्त हुई हैं, तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट मुल्तान सुल्तान। सॉरी टू से, बट ये चीजें जब एक इतना बड़ा इवेंट हो रहा हो, ऑलरेडी नीलामियां चल रही हो, तो उसमें पहले सोचना चाहिए था। वो दो नई टीमों की नीलामी थी। अच्छा चलें, मुल्तान सुल्तान इज ऑलरेडी इसकी अलग से होगी, आपका मतलब है? इसकी मेरा ख्याल है उस तरह से फैनफेयर नीलामी तो होगी, लेकिन वो तो एक्सपेंशन ऑफ PSL था ना, द इवेंट वो तो दो नई टीमें थी, वी गेट इट, लेकिन इसका भी अभी कोई हेडलेस ही टीम है ना बेसिकली, तो कुछ इसका भी निकाल लेना चाहिए था। जल्द इस पर हतमी मुशावरत कर लेगी और देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन उम्मीदवार भी सामने आ गए हैं। बाय द वे अली तरीन ने भी जो लास्ट ट्वीट की थी जिसमें वो आखिरी लम्हे पे बैकआउट हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने ये कहा था कि मैं इनका भी होऊंगा कि मैं मुल्तान सुल्तान ही आई एम लूंगा। श्योर वो भी एक कंटेंडर तो हैं ही। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं इंडिया में जो होने वाला वर्ल्ड कप है उसका। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अभी तक तो अपने फैसले पर कायम है कि वो अपनी टीम इंडिया नहीं भेजेगा, और सदर BCC जो है BCB बांग्लादेश की जो है, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में वाज़े तौर पर कहा है कि T20 वर्ल्ड कप में टीम भारत भेजने से मुतालिक हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। सो दे आर स्टिकिंग टू देयर स्टांस कि जी हम तो नहीं जा रहे वहाँ। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक चलना है। उन्होंने ये भी कह दिया ICC से वेन्यूज तब्दील करने का कहा है, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। लास्ट इस पे अपडेट यही थी जो हमने आप तक पहुंचाई थी कि ICC ने कहा आप अपने कंसर्न हमें लिखकर भेजें और पीर या मंगल तक जवाब आ जाएगा, ये भी बताया गया है। आज तो हो गई है पीर। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मैचेस की मेजबानी में दिलचस्पी जाहिर कर दी है, और ये वैसे हाउ अबाउट दैट, बड़ा मजा आएगा ये भी हो जाए। और PCB जराए का कहना है कि अगर मेगा इवेंट के लिए श्रीलंका की वेन्यू दस्तयाब नहीं तो पाकिस्तान मैचों की मेजबानी के लिए तैयार है। आई लाइक दिस लिटिल बिट ऑफ ए ट्विस्ट इन द कहानी जिसको कहते हैं ना। तो इससे पहले भी चलें अब्दुल्ला, आपने तो बात ही मोड़ दी। मेरा ख्याल है कि हम सिकंदर बख्त को वेलकम करेंगे और राशिद लतीफ़ भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। राशिद भाई, सबसे पहले हम किस पे बात करें? बहुत सारी चीजें ना, 2-3 टॉपिक्स हैं हमारे पास कवर करने के लिए। पहले अपनी सीरीज पे बात कर लेते हैं। 160 रन बनाए, वी कुड नॉट चेज। क्या लग रहा था आपको? वैसे तो हमें जीतनी चाहिए थी ये सीरीज, 12-12 ओवर्स थे। हाँ, लेकिन सीरीज 1-1 से बराबर रही फिर। हाँ, इंटेंशन कैसी लगी और चेस किया ऑब्वियसली, लेकिन ऑब्वियसली दे कुडंट मेक इट। राशिद भाई, पर्टिकुलरली सलमान आगा की नहीं, आगे बात करेंगे जरा। मैं 160 बड़ा टारगेट था, तकरीबन 13 प्लस का रिक्वायर्ड रन रेट था, जो कि मुश्किल होता है, T20 हो या कोई भी हो, मुश्किल होता है। लेकिन काफी अरसे के बाद इंटेंट जो थी पाकिस्तान की चेजिंग में, वो बहुत पॉजिटिव थी। आखिर तक गए। आखिरी ओवर अगर मैं देखता हूँ कि उसके अंदर हमने 5 रन बनाए, जिसमें 4 वाइड बॉल हुई है, एक रन आउट फहीम अशरफ हुए, एक नसीम ने 1 रन बनाया, उसके बाद 4 वाइड हुई है, 4 डॉट बॉल हुई है मोहम्मद वसीम जूनियर से, वरना ये मैच और क्लोज हो सकता था या जीत भी सकते थे। तो इसका मतलब ये लास्ट ओवर तक हम गए, तकरीबन 11 ओवर तक पाकिस्तान गेम में था, आखिरी ओवर में बाहर हो गया। तो इसमें जितने बैटर्स भी खेले, जिन्होंने भी खेला, वो एक था कि हम जीतने के लिए खेल रहे हैं। सलमान अली आगा हमने बहुत क्रिटिसाइज किया उनकी बैटिंग पे, उनके नंबर पे, उनके स्ट्राइक रेट पे, लेकिन कल जो उन्होंने बैटिंग की है वो आउटस्टैंडिंग थी। वन ऑफ एक इनिंग होती है लाइफ की, वो आप कह सकते हैं। नंबर तो पहले भी, लेकिन इस मैच का माहौल ऐसा बन गया था कि बगैर उसके आप मारे रह नहीं सकते। तो उनको क्रेडिट जाता है कि उनकी वजह से पूरी टीम में एक अच्छी सोच आई और आखिर तक फाइट की है। बहुत सारी गलतियां, खामियां भी इस मैच में नजर आई हैं, जो कि टीम प्लेइंग 11 में आगे जाके शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। नाफे को इन्होंने खिलाया है एज ए विकेट कीपर, ये एक साइन था कि क्या ये वर्ल्ड कप की कीपर यही होंगे। उस्मान एज ए बैट्समैन खेले और फखर जमान नहीं खेले, तो इसमें बहुत सारी बातें होंगी मेरे ख्याल से आगे जाके। अच्छा, एक ये सिकंदर ये भी बताइएगा कि
हमें अब अपनी ट्रेनिंग में ऑब्वियसली वी आर इन श्रीलंका और ये कंडीशंस एक बड़ा अच्छा ट्राई आउट करने का भी टाइम है एंड एवरीथिंग, नॉट दैट वी डोंट नो हाउ इट इज़ इन श्रीलंका, लेकिन हमें थोड़ा सा इस बात का भी यूज टू होना चाहिए कि 20 ओवर्स का मैच इनवेरिएबली बारिश की वजह से कम हो ही जाता है एंड हाउ टू हैंडल दैट। ये भी बड़ी टेक्निकल बात है बिकॉज ऑलमोस्ट ऑन एवरी अदर मैच ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मगर ये कि कल का जो मैच था उसके बारे में जो हमारे कंसर्न्स थे वो ये थे कि आखिरी के ओवर कौन करेगा। कल वो एक्सपोज हो गए। हमारे जो आखिरी के जो लास्ट ओवर था उसमें 24 रन बने, शायद यही वजह थी हमारे मैच हारने का, और हमने 7 वाइड बॉलिंग की, यानी कि तकरीबन 1 ओवर वो लोग एक्स्ट्रा खेले। फ़हीम ने 1 ओवर में 15 रन किए, ये हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, ठीक है। तो हम ये बात पिछले 2-3 प्रोग्रामों से कर रहे हैं कि हमने अभी तक वो बॉलर नहीं, इसलिए कि शाहीन जो अनफिट हैं, अभी तक उनका कुछ पता नहीं वो कैसे वापस आते हैं नहीं आते, उनकी क्या फिटनेस का लेवल है। तो कल जो हम मैच का जो हमारा डिप आया है वो आया है आखिरी ओवरों में, और वो ओवर थे हमारे फास्ट बॉलर्स के, जो कि हमारा एक कंसर्न है कि आखिरी की जो डेथ ओवर है, देखें उनके बॉलर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है डेथ ओवर में, उसने यॉर्कर्स आके मारे। हमारे बॉलर्स ने तो वो लेंथ पे गेंद की है, जो बैट्समैन है उनके मुंह में तो पानी आ रहा होगा कि जब आप आखिरी ओवर में खड़े हुए मारने के लिए और आपको वो ऑफ स्टंप के ऊपर लाके बॉलियां फेंक रहे हो तो वो सामने तो छक्के पड़ेंगे। 3 बॉल पे 3 छक्के उसको लगे और उसका सारा मैच का टेम्पो वहाँ से खराब हुआ, अदरवाइज हम जीत गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और जब बारिश के अगर वहाँ पे होती हैं, ओवर्स कम होते हैं, तो हमारे फास्ट बॉलर्स को या आखिरी में कोई बॉल जो बॉलर बॉल कराएगा वो अभी तक डेथ ओवर्स, बट वी हैव आल्सो सीन, राशिद भाई आप पे भी आएंगे और सिकंदर आपसे भी इस पे ओपिनियन लेंगे। वी हैव आल्सो सीन, हमने डेथ ओवर्स हमने माजी में वसीम अकरम, वक्कार यूनुस का पीक भी देखा हुआ है, एंड देन सकलैन एंड सईद अजमल का भी देखा हुआ है कि स्पिनर भी यूटिलाइज किए जाते थे और आखिर के ओवर किस तरह वो निकाला करते थे। बट वी आल्सो डू नॉट हैपन टू हैव दैट ऑप्शन टू। मुश्किल सवाल है। ये वनडे के सारे बॉलर थे, वनडे क्योंकि T20 थोड़ी बहुत खेली। सईद अजमल का याद है हमें, हसी ने 1 ओवर में 26 रन कर दिए थे। ये वनडे के आउटस्टैंडिंग इनके रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन T20 डिफरेंट गेम है। वो हमारा जमाना क्या, ये टोटली डिफरेंट है। हम आपको डेथ ओवर के लिए तैयारी करनी होती है, आपको पावर प्ले में। सलमान मिर्जा क्यों नहीं खेले, मैं ये कल ही बात कर रहा था। जो अच्छा करने वाला होता है हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। उस्मान तारिक को कभी ड्रॉप करते हैं, कभी अबरार को, लेकिन सर्टेन 6-7 प्लेयर हैं वो खेलते रहते हैं। सलमान मिर्जा का ड्रॉप होने का बनता नहीं था। मैं डेथ ओवर में जा ही नहीं रहा। इसमें यहीं पे वो आउट करेगा, जो 2-3 आउट करता है बॉलर, वो सलमान मिर्जा। लास्ट में 2 आउट किए उसने, लेकिन इस दफा इस मैच में वो नहीं खेले। तो क्यों नहीं खेले इस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन डेथ ओवर के बॉलर पाकिस्तान के पास अब शायद एक हारिस से वो भी अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। अगेंस्ट इंडिया जो मैचेस हुए दुबई में हमने देखा था, एशिया कप में बहुत मार लगी उसको। तो हमारे पास ये है कि हमें बीच में और टॉप पे बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। फिर हम बात करेंगे मोहम्मद नवाज अगर अच्छा बॉलर है, एक ओवर व्हाट टाइम डू वी हैव नाउ, वर्ल्ड कप हमारे सर लिटरली सर पे अब तो। सिकंदर बल्कि प्लीज यस पुट इन योर 2 सेंट्स, क्योंकि वाकई टाइम नहीं है एंड वी हैव टू डू समथिंग। तो क्या आप कॉम्बिनेशन क्या देख रहे हैं? फरवरी में वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, टीम मेकअप क्या देख रहे हैं आप? नहीं देखो, मिर्जा को नहीं खिलाया, चले कोई बात नहीं। आप ट्राई आउट करना चाह रहे हैं ना, एक नया बॉलर, तो आपने ट्राई करके देख लिया नसीम को, ठीक है। अब वो चले, मैं वहां पर उनको थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ, मगर बात असल ये है कि हमारे कुछ लड़के जो है वो अभी तक, हमें ये बहुत फिक्र की बात है कि हमारा पास पेस अटैक का कोई कंफर्मेशन नहीं है, बिल्कुल जीरो है। बस जो कल बहुत ही अच्छी चीज हुई, जो राशिद ने पहले बता दिया कि सलमान अली की बैटिंग थी, वो तो बहुत ही जबरदस्त खेल गए। मगर आप देखें ना, फहीम अशरफ अगर आपका रेगुलर ऑलराउंडर है तो उसको 1 ओवर में 19 रन पड़ गए। जी जी, 15 भी नहीं 19 पड़े जी। बिल्कुल एक ऐसा ओवर में ही 19 है। रन पड़ गए, तो ये बहुत ही कंसर्न की बात है। और वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है और आपके पास जो है, आप घबरा गए कि मैं तो कम से कम सोच रहा हूँ इस लिहाज से कि हमारे फास्ट बॉलर्स कहाँ बॉल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन्होंने तो सही बॉलिंग ही नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लेट्स सी कि अब हम आगे चल के उसको कैसे हैंडल करते हैं। स्पिनर में देखें, स्पिनर कभी भी आखिरी ओवर करेगा ना, उसको लपेटा पड़ेगा, लपेट के मारेंगे कि आप उसको नहीं रोक सकेंगे। फिर तो फास्ट बॉलर्स ही करेंगे। अच्छा, और उनको फहीम को जहां इतनी फास्ट बॉलर, तो चाहे ये फहीम हो या फिर नसीम, सभी को, या मोहम्मद वसीम,
सभी को रन पड़े थे। मोहम्मद नवाज ने एक ओवर में दिए थे जी 8 रन। इनको हम दोबारा ट्राई कर सकते थे, इनको कोई और ओवर मिलना चाहिए था, आपको क्या लगता है? मुझे उस वक्त बॉलिंग की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उसका है कि 3 ओवर एक बैट्स बॉलर ने करने थे, शायद 2 बॉलर्स ने, और 2 ओवर दूसरे बॉलर्स ने। अब हो सकता है कि वो दूसरों को ट्राई करके देख रहे हो कि शादाब को, इब्रार को उन्होंने 2-2 करा दिए। तो देखें, मैं इस किस्म के जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं उसमें मैं बिलीव करता हूं कि बॉलिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि सबको प्रैक्टिस मिले। साइम ने अभी तक कहीं किसी जगह पे बॉलिंग नहीं की है अभी तक श्रीलंका में, वो सपोज टू बी आवर ऑलराउंडर। तो उसने एक बॉल ओवर किया, ठीक है, बॉलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन फैलनी चाहिए ताकि आप ये प्रैक्टिस मैचेस हैं। तो ये तो सिचुएशन हमारे साथ कोलंबो में भी आ सकती है भाई। तो अगर हमने इसी चीज में फंसना है और डकवर्थ लुईस मेथड में ही हमने जाना है, तो हमारी तैयारी तो एक और लेवल की होनी चाहिए। Because our venue is श्रीलंका। यस, तैयारी का सवाल ये कि अभी सुनने में आया कि कैंप हमारा लाहौर में लग रहा है। अभी आप बच्चों के स्कूल की बात कर रहे थे, तो वो स्कूल जा रहे हैं, ये तो बाहर खेलेंगे। बहुत सर्दी है लाहौर और इस्लामाबाद में, आप लोगों को पता ही बहुत सर्दी है। अगर 15-16 तारीख से कैंप लगा रहे हैं, हमारा जो आइडियल वेदर है वो कराची है, कोलंबो से सिमिलर कह सकते हैं आप। एक हफ्ते बाद और ड्राई हो जाएगा, गर्मी होती है, धूप होती है, तो वहाँ पे हमें ट्रेन करना चाहिए बिफोर द ऑस्ट्रेलियन सीरीज। तो वहाँ पे हमें अच्छी तैयारी मिल सकती है। दूसरी, सिक्कू भाई, फास्ट बॉलर की अगर टाइम है आपके पास थोड़ा सा, विकेट कीपर पे मैं बात करना चाहूंगा कि हमने लास्ट 1 ईयर में आजम को मिला के, रिजवान को मिला के 6 विकेट कीपर आजमाए, एक भी सक्सेसफुल नहीं रहा। कल नाफे को लेके आए हैं हम, उस्मान खेल रहे हैं और साहबजादा फरहान हो गए, हारिस हो गए, ये सारे खेल चुके हैं। मैं वर्ल्ड क्रिकेट से कम्पीट करने जा रहा हूँ। विकेट कीपर सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है, बैट्समैन होता है, विकेट कीपर होता है। जॉर्ज बटलर इंग्लैंड के पास है, फिल सॉल्ट इंग्लैंड के पास है, 2 विकेट कीपर एक टीम में मौजूद हैं। साउथ अफ्रीका ने रिकल्टन को ड्रॉप किया, क्विंटन डिकॉक को लेके आए, तो उनके पास भी एक वर्ल्ड क्लास मौजूद है। न्यूजीलैंड के पास टीम साइफर्ट है और साथ में डेवन है, उनके पास कॉन्वे है। 3 टीम आपके पास ये हो गई। वेस्ट इंडीज के पास कॉन्बो है, शाय होप है। हमारे पास विकेट कीपर उनकी परफॉर्मेंस कल नाफे की आपको कैसे लगी? वैसे तो उन्होंने 15 बॉलों पे 26 रन किए। नहीं, बैटिंग में सारे अच्छे कर लेते हैं। मुझे विकेट कीपिंग का कंसर्न होगा, क्योंकि वो भी गिलव्स पकड़ाए गए। जिसकी टीम में जगह नहीं बनेगी हम उसको दस्ताने पहना देते हैं। 6 विकेट कीपर के नाम लिए आपके सामने मैंने। एक साल में कोई टीम नहीं है जो कि 6 विकेट कीपर आजमा दे, क्योंकि हर एक ने ट्राई किया यार कि जगह यहाँ नहीं बनती। उस्मान खान की मुल्तान सुल्तान में जगह नहीं बनती। समझ नहीं आ रहा था सिकंदर, आप हमें बता सकते हैं, जब उस्मान को टीम का रेगुलर हिस्सा बनाया जा रहा है तो फिर उन्हीं को करा लेते। ये देखो, मैंने ये मेरी एडवाइस थी कि भाई जब आप लड़कों को लेकर गए तो उनको खिलाते क्यों नहीं? अभी एक लड़का है समझ, ये 3रा टूर है उसका, एक मैच नहीं दिया है उसको। क्या उसको घूमने फिरने के लिए भेजा है कि भी जाके श्रीलंका देखा वहां पे क्या होता है? और इन किसी लड़के की डोमेस्टिक की कोई प्रेजेंस नहीं है, वो खेलते ही नहीं है। तो फिर वो जो डोमेस्टिक के लड़के हैं, वो जो इमर्जिंग को 50-50 लाख रुपए दिए जीतने के ऊपर, अंडर 19 को इतना हाइप दिया जा रहा है, तो वो लड़के किधर हैं? वो सब गायब है। चले अंडर 19 वैलिड सवाल है सिकंदर, और ये तो हम पूछते ही रहते हैं। जिनके लिए इतनी बड़ी तारीफ की प्राइम मिनिस्टर को बताया गया, उनको मिलाया गया, तो वो लड़के किधर हैं? मुझे तो बताएं। और वो लड़के खेल रहे हैं जो खेलते ही नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट। ये मैं तो मेरे समझ से बाहर है। और शाहीन ज़ाहिर है अभी हमारी मुलाकात भी तो हुई थी पीएसएल के बिल्कुल ऑक्शन में भी आए हुए थे और इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी, और वाकई सवाल तो बनता है कि क्यों नहीं उनको यूटिलाइज किया जा रहा। भाई, योर क्लोजिंग रिमार्क्स, पर्टिकुलरली ये जो बांग्लादेश वाला मामला जिस पे आज या कल जवाब एक्सपेक्टेड है। बांग्लादेश में जो पाकिस्तान का या किसी का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान में भी हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता इतना आसानी से कुछ हो सके। बांग्लादेश अभी तक कायम है अपनी बातों पे, और पॉलिटिकल ज्यादा है। बांग्लादेश में भी इलेक्शन है, बंगाल में भी, इंडिया में भी है, उससे बहुत रिलेट कर रहा है इसको। अब कोई 2-3 कंट्रीज आएंगे जिसमें पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, वो बीच में आके मफाहमत कुछ करा सकें तो हो सकती है। जी राशिद भाई, व्हाट अबाउट द ऑफर फ्रॉम पाकिस्तान साइड के वो मैचेस पाकिस्तान भी होस्ट कर सकता है? नहीं, ये टेप बॉल का टूर्नामेंट थोड़ी है कि हमारे यहाँ के खेलते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। It's not possible, that's true. हम खुद न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं। जी सिकंदर, मैं कह रहा था खेल सकते हैं, व्हाई नॉट? बांग्लादेश को तो मैं कहता हूँ अड़ना चाहिए, थोड़ा प्रेशर तो हो भारत के ऊपर। भारत जो चाहे अपनी मनमानी करता है। तो भाई श्रीलंका में खेलेंगे ना फिर।
नहीं, वो तो उन्होंने ऑफर किया, उन्होंने कहा, अगर आप वेन्यूज कहते का हैं कि मसला श्रीलंका हो में रहा है जगह तो नहीं फिर है, हम अपने आप को ऑफर कर रहे थे कि हमारी यहाँ वेन्यूज हैं, Yes. अगर वहाँ वेन्यूज अगर का वहाँ पे मसला कुछ हो रहा नहीं है है, क्योंकि ऑलरेडी दो सो लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका you. सिकंदर, बट यस इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड इन क्रिकेट एज A वेल। lot of cricket coming our way। अच्छा जी, अब जरा थोड़ी सी इर्द गिर्द की बात कर लेते हैं। ब्रेक के चलें, बाद पहले ब्रेक ले लें। आपको पता है ईरान की क्या सूरत हाल है। अमरीकी सदर जो हैं वो मीटिंग्स बुला रहे हैं, हतमी फैसला करने वाले हैं अपेरेंटली। और ईरान में प्रोटेस्ट में 500 से ज्यादा लोग जो हैं तो दिन में जो है वो प्रो गवर्नमेंट प्रोटेस्ट होता है, रात में फिर वो शेनानिगन्स होते हैं जो अगेंस्ट गवर्नमेंट हैं। we'll talk काफी about चौकड़ी it मचाई after जाती है। this break। Good morning। वेलकम बैक जी। वीकेंड में कितनी एक्टिविटीज थी? वीकेंड की एक और एक्टिविटी रादर एक्टिविटीज थी जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिंध में कराची और हैदराबाद में कर रहे थे। खैर अच्छा, अब उन्होंने वो आ तो गए और ऑब्वियसली पूरा कॉन्टोराज जो एक्सपेक्टेड था और सब बड़ा कुछ उनका आए, वेलकम भी किया लेकिन गया इनिशियली। हाँ, इनिशियली तो तलखियां किया बढ़ना गया। शुरू हो गई। फिर वैसे वी हैव टू फाइंड आउट कि एक्चुअली उसके बाद पहले तो बड़ी चादर दी गई और बड़ी तस्वीरें आई एंड वी थॉट ओके दैट इज़ वेरी डिफरेंट एंड दैट वाज एक्चुअली काइंड ऑफ वेलकम एज वेल। लेकिन फिर सुहेल आफरीदी ने ना बाग जिना कराची में जलसा किया और ना मज़ार कायद के गेट पर पावर शो किया। शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए नुमाइश चुरंगी पहुंचे, कारकुनों से खिताब करके रवाना हो गए। और उससे पहले आपको बता दें कि बाग जिना के अतराफ सारा दिन PTI कारकुनों और पुलिस के दरमियान क्या आप इसको आंख मचोली अब कह अगर सकते हैं इजाजत आप? थी तो आंख मचोली क्यों हो रही थी? गुरु मंदिर समेत जलसेगाह के इतराफ मुख्तलिफ इलाकों में PTI कारकुनों के पथराव से एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया। नुमाइश चुरंगी के करीब पुलिस ने कारकुनों पर लाठी चार्ज किया। पर क्यों कर रहे हो? और फिर हुल्लड़बाजी करने वाले कोई लगभग 30 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया। देखें, एक PTI के जलसों का एक खासा है कि वो हुल्लड़बाजी ये सब कुछ इट इज होता अ है। पार्ट ऑफ द होल थिंग। मतलब अगर It is वो a एक हद से part आगे ना जाए तो वो वो एक्सपेक्टेड फिर भी है, उनका जलसा या एक्सेप्टेड भी उनकी है। गैदरिंग नहीं लगती। पीपल्स चुरंगी, मज़ार कायद, खुदादाद कॉलोनी, गुरु मंदिर नुमाइश समेत मुख्तलिफ सड़कों की बंदिश से शहर में ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासर रहा। हालांकि संडे थी लेकिन ये संडे नॉर्मल संडेज नहीं हैं। ये दिसंबर जनवरी के वीकेंड्स हैं जहाँ पे हजारों लोगों की शादियां हो रही हैं। मतलब बहुत कुछ हो रहा होता है। तो मतलब वो ऑलरेडी वो लोग भी और ऊपर ये भी हो रहा होता है। फिर प्राइमरीली आपको पता है ये तकरीबात का सिलसिला पूरे शहर में चल रहा होता है। ये 2-3 महीने ही तो होते हैं जिस पे ज्यादा होता है। सो वो उसमें भी लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना रहा। तर्जुमान सिंध कैबिनेट सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहिबा शुक्रिया आपने वक्त दिया। सादिया साहिबा, अजरक दी गई, टोपी पहनाई गई, बड़ा वार्म वेलकम दिया गया। आज तो हम समझ रहे थे कि नाश्ता वगैरह होगा। सो क्या हुआ पहले 24 घंटे के बाद? व्हाट वेंट रॉन्ग? थैंक यू वेरी मच। देखिए, हमने तो उनको वेलकम भी किया गया। मिनिस्टर लेबर जो हैं सईद गनी साहब खुद गए एयरपोर्ट पे, उनको रिसीव किया, उनको वेलकम किया। सिंध गवर्नमेंट ने उनको तमाम फैसिलिटीज़, उनको सिक्योरिटी, हर चीज़ उनको प्रोवाइड की गई। लेकिन अगर आप देखें, और उनके साथ एक SOP भी तय थी कि आप इस दायरे में रहते हुए अपनी सियासी सरगर्मियाँ करें, हमें उस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन जैसे ही उनका काफिला शाहराह फैसल पे पहुंचा, वहाँ रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई, जो मेरा ख़्याल से कि किसी पॉलिटिकल फोर्स को या स्टेट के किसी इदारे को एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन उसमें भी हमने उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर उन्होंने तनकीद की, लेकिन उसके बावजूद सिंध हुकूमत ने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की। जो आपने बात की कि कल उनको NOC दी गई कि आप जलसा करें जिना बाग में, बिल्कुल आप जलसा करें। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उनको पता था कि उतनी बड़ी तादाद क्योंकि जिना बाग में वो जमा नहीं कर सकेंगे और नहीं होगी जमा, तो इसलिए उन्होंने शहर में रास्तों पर और सड़कों पर खिताब किया अपने लोगों से। उसको भी सिक्योरिटी कवर हासिल था। जहाँ तक नुमाइश और उस एरिया की बात है, आपने खुद बताया कि जी पुलिस पर उनके वर्करों ने पथराव किया, मीडिया की गाड़ियों पर हमला किया गया। तो जाहिर सी बात है, इदारे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पुलिस एक्शन
में आएंगी। आप ऐसे आपको जलसा करने की इजाजत दी गई है, आप जलसा करें, आप रैली करें, लेकिन ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं। अच्छा, एक तो उनका बेसिकली प्रॉब्लम सादिया साहिबा ये थी कि जब एनओसी उनको हो गया है जारी, तो उनको उसी जगह पे रहना चाहिए था और पूरे शहर में छोटे छोटे जलसे नहीं करने चाहिए थे। ये प्राइमरी, क्योंकि हम ये सोचना चाह रहे हैं कि वो टर्निंग पॉइंट क्या था जिसमें मैं बताता हूँ आपको। वो ये कह रहे हैं कि टर्निंग पॉइंट ये था कि वो हैदराबाद गए और हैदराबाद से वापस आप लोगों ने उन्हें सही तरीके से आने नहीं दिया और रास्ते में इतनी रुकावटें और पता नहीं कौन कौन सी गलियां और गोठों में से वो गुजर के आए हैं। और आप लोग ये कहते हैं कि एज एन हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ है कि महफूज रास्ता फराहम किया गया। सो हैदराबाद से वापसी का सफ़र उनका इतना तवील और इतना दुश्वार गुजार बनाया गया या हो गया? देखिए, सुपर हाईवे पे कल जब ये वापस आ रहे थे, ऑलरेडी रोड की कंस्ट्रक्शन में कहीं कहीं काम हो रहा है, उसकी वजह से हेडल जरूर आया होगा। वो मुझे और आपको भी आता है, लेकिन ऐसी कोई शिकायत नहीं। देखिए, सिक्योरिटी तो सिंध गवर्नमेंट ने दी ना, रूट तो सिंध गवर्नमेंट ने दिया। अगर सिंध गवर्नमेंट ये नहीं चाहती तो क्या सोहेल आफरीदी साहब हैदराबाद जा सकते थे? नहीं, हमने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन हर काम करने के लिए एक एसओपी है जो इनसे तय भी थी। लेकिन आपको पता है कि पीटीआई की रविश है, और दूसरी बात ये कि रियासत के इदारों के खिलाफ आपने नारेबाजी की, आपकी तकरीर का वो हिस्सा रही। तो देखें, ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक्सेप्टेबल है और ना हमने भी जिद्दोजहद की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी डिक्टेटर्स के खिलाफ जिद्दोजहद की है, लेकिन रियासत के खिलाफ हमने नारेबाजी नहीं की और ना तकारीर की। अच्छा सादिया साहिबा, चलें एक्सप्लेन कर दें। एक तो पीटीआई का एक तरीक़ेकार है जलसे करने का, बात करने का, उनके कारकुन भी बड़े जज्बाती हो जाते हैं, विच इज़ ओके, कोई इस पे कंप्लेन नहीं कर रहा। लेकिन जिस तरह आपने सोहेल आफरीदी को वेलकम किया, उनको वो अजरक पहनाई, टोपी पहनाई, वो बड़ा अच्छा भी लगा, बड़ा डिफरेंट भी लगा, बिकॉज हमने देखा है अदरवाइज पंजाब में उनका क्या वेलकम होता है। बट उसके बाद हर चीज़ चेंज हो गई। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, और हम चाहते भी हैं कि जाने कि इतने वार्म वेलकम के बाद आपको एक्सपेक्टेशन तो होगी ना कि ये कैपेबल क्या है होने के, मतलब क्या क्या हो सकता है। तो आप लोगों ने जो एसओपी आप कह रही हैं हमने किया हुआ था, मुआहिदा किया हुआ था, उसमें क्या डिटेल में बातें हुई थी कि आप क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते, क्या नारा हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब कितनी डिटेल में आप गए थे? देखिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। मिनिस्टर्स नासिर हुसैन शाह मुसलसल जो इनके सिंध चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं अली मादिल शेख साहब, उनके साथ राब्ते में थे, बातचीत कर रहे थे। देखें, तकरीर और उस पर तो बात नहीं हुई थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये कहा गया था कि जब आपको एनओसी दी गई है आप जलसा करें, हमें एतराज नहीं है। आप इनको चाहिए था कि क्या ना कहें। नहीं, ये तो देखें, ये तो जाहिर सी बात है, इनको सोचना चाहिए कि इनको क्या कहना है और क्या नहीं कहना। ये रियासत के खिलाफ बात करते हैं, रियासती इदारों के खिलाफ बात करते हैं, जो कि मेरा ख्याल से कि किसी पाकिस्तानी को एक्सेप्टेबल है। अब अगर आपके कारकुन पुलिस पे पथराव करेंगे तो हुआ हम क्या एक्सपेक्ट करें कि पुलिस खड़ी रहेगी वो पत्थर खाने के लिए? नहीं। क्या मीडिया के जो वर्कर्स और रिपोर्टर्स के साथ इनके लोगों ने बदतमीजी और जो रवैया इख्तियार किया, क्या उसको रोकने के लिए पुलिस एक्शन नहीं करेगी? तो ये इनको सोचना चाहिए कि एक हुकूमत, और फिर आप मुसलसल सिंध हुकूमत के खिलाफ बोले, आप मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ बोले, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहीं से एक्सेप्ट है। मैं कल केपीके जाऊं और सीएम केपीके के दरवाजे पे जाके इमरान खान को गालियां दूं, तो क्या उसके बाद क्या पीटीआई मुझे वेलकम करेगी? तो देखिए, हर चीज का एक तरीका होता है। आपकी सियासी मुखालिफ गाली तो किसी को नहीं देनी चाहिए, आप चाहे सियासी मुखालफत कर सकते हैं, किसी को भी गाली नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर वो तनकीद कर रहे हैं या उन्हें सिंध हुकूमत पे तनकीद करनी है या वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे सियासी तनकीद कर रहे हैं, तो इतनी आज़ादी तो सियासी जमातों को होनी चाहिए। नहीं जी, बिल्कुल वो तनकीद करें, हमारे काम पर तनकीद करें, लेकिन अगर वो तफरीक और तकसीम
की बात करेंगे कि जी ये भुट्टो की जमात है, जरदारियों ने इस पे कब्जा किया, तो ये तो हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर हम भी कहेंगे पीटीआई ने जो है इस मुल्क के खिलाफ 9 मई को जो कुछ किया, तो वो एक सियासी जमात नहीं है। लेकिन इस तरह की उन्होंने सुहेल आफरीदी साहब ने तकारीर की हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन हमने फिर भी जो है उनको फुल सिक्योरिटी कवर दिया। ऐसी कोई हमने बहुत कोशिश अच्छा, की। अब आ गए ऐसा बीच कोई में, जो वाकया कुछ हुआ वो तो हुआ, पकड़ दकड़ भी हुई कारकुन, वो ये इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अजरा को टोपी के तकद्दुस को पामाल किया गया, जमहूरियत का सिर्फ नाम लेते हैं और so on and so forth। अब एक लंच या ब्रंच या ब्रेकफास्ट भी तय था दोनों वज़रा आला के दरमियान, वो किस वजह से कैंसिल हुआ फिर? देखिए वजीर आला साहब को, क्योंकि वो आज सुबह के लिए था, मंडे के लिए, बिल्कुल। और इस वक्त हो रहा होता, अगर हो रहा होता तो शायद। वजीर आला साहब को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ का दौरा है थर पार्कर का, उनको वहाँ जाना पड़ा। इस वजह से चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं वो सुहेल आफरीदी साहब से, लेकिन उनका टेलीफोन पे उनसे राब्ता हुआ था, उनसे बात हुई थी और उन्होंने उनको रीजनिंग भी बताई थी। और सीनियर मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब, सादिया साहिबा, ये जो थरपारकर जाना था, ये पहले से प्लान नहीं था? नहीं जी, बिल्कुल पहले से प्लान नहीं था। इट वॉज इमरजेंसी। और उन्होंने इनसे बात की है और उन्होंने बताया है कि मैं आपसे इस वजह से मुलाकात नहीं कर सकूंगा और मेरे सीनियर मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब आपसे मुलाकात करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि वो मुलाकात अब तक हो चुकी है या नहीं, लेकिन मेरी ये बिल्कुल नॉलेज है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने इनसे बात भी की है, मुराद अली शाह साहब ने, और उन्होंने बताया है कि मैं आपसे इस वजूहात की वजह से नहीं मिल सकूं। लेकिन शर्जील, ऐसा नहीं है कि स्टाफ ने कैंसिल कर दिया बता के पर्सनली उन्होंने बात की है और उन्होंने रीजन बताया है और उन्होंने ये भी बताया है कि सीनियर मिनिस्टर, अब लेट्स सी कि शर्जील इनाम मेमन साहब जो सीनियर सूबाई वजीर हैं उनसे मुलाकात हो पाती है नहीं हो पाती है। बहुत शुक्रिया आपका साथ दिया जावेद साहब, थैंक यू फॉर बीइंग। चलें, ये राउंड थी एंड ऑब्वियसली पूरा वीकेंड जो है वो इसी कश्मकश में गुजर गया कि एक्चुअली क्या हो रहा है। सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। आलमी मंजर में बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं, एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद बात करेंगे। अच्छा, वेलकम बैक। आलमी मंजरनामे की आप बात कर रहे थे, आगे चलकर इन द नेक्स्ट आवर, लेकिन आपको बता दें, इन केस आपने दफ्तर निकलना है तो आप ये सुन लें। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं उन पर गौर कर रहे हैं, जिसमें फौजी कार्रवाई भी शामिल है। दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। ईरानी अपोजिशन लीडरों के साथ राब्ते में हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान में इंटरनेट की बहाली के बारे में अरबपति कारोबारी इलॉन मस्क जो हैं उनसे बात करेंगे। इलॉन मस्क इस काम में माहिर हैं और उनकी कंपनी, बिल्कुल उनकी कंपनी जो है ये काम कर सकती है। ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ जौहरी मुआहदे पर बात करने के लिए राब्ता किया, हम उनसे मिल सकते हैं, ये भी ट्रंप का कहना था। और ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, मुलाकात का इंतज़ाम किया जा रहा है। और उधर अमरीकी ओहदेदार का दावा है कि सदर ट्रंप ईरान से मुतालिक ऑप्शंस पर गौर के लिए सीनियर मुशीरों से मंगल को मुलाकात करेंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो इन द प्लान। सो एक तरफ ये है कि जी हम ईरान से भी मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, एक तरफ ईरान के बारे में फैसला करने के लिए सीनियर मुशीरों से मुलाकात प्लान है। फ्लोरिडा से वाशिंगटन डीसी जाते हुए तैयारे में गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि ग्रीनलैंड को डील कर लेनी चाहिए और वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरेना से मंगल या बुध को मुलाकात हो सकेगी। सो क्या सेटिंग हो रही है, हर तरफ जो है ना ये मामलात फैले हुए हैं। अच्छा जी, इस्लामाबाद में ओवर द वीकेंड एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, वेरी ट्रैजिक। गैस सिलेंडर का धमाका कई जाने ले गया, शादी का घर मैयत का घर बन गया, सफ़े मातम बिछ गई। लिटरली जहां अभी दुल्हन आई ही थी और बारात का अगला दिन था, वहां सब खुशियां ख़त्म हो गई और सोग का समा था। दूल्हा दुल्हन समेत ख़ानदान के 5 अफराद दम तोड़ गए, जबकि मजमूई तौर पर 8 अफराद की जान गई है। हुमा
कई अफराद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए और धमाके का इतना खौफनाक धमाका था, इम्पैक्ट था कि पड़ोस के 4 घर तबाह हो गए। हादसा इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में पेश आया और इलाका मकीनों का कहना है कि धमाका शादी की तकरीब वाले घर के पड़ोस में हुआ था, लेकिन इम्पैक्ट तो उस घर में भी आया और करीबी घरों की छतें जो हैं वो गिर गई। मतलब कैन यू इवन इमेजिन कि क्या मैग्नीट्यूड होगा इसका। असिस्टेंट कमिश्नर साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ ने वाक़े की तफसीलात बताई हैं। अब एग्जैक्टली उनका क्या कहना था, ये देखें। इस वक्त तक 16 अफराद मलबे से निकाले गए, जिनमें से और सबको पिम्स मुंतकिल किया गया, जिसमें से 6 की डेथ रिपोर्टेड है और 10 जो हैं वो भी ट्रीटमेंट उनको मिल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं। जो मैनुअली मलबे तले लोग थे वो निकाल दिए गए हैं, लेकिन अभी K9 टीम्स जो हैं वो अपना डीप सर्वे कर रही हैं। इसके अलावा अकूस्टिक टेक्नोलॉजी जो है वो भी चेक की जा रही है कि क्या कहीं अभी भी कोई शख्स मलबे के नीचे रह तो नहीं गया। जाँ बहक होने वाले दूल्हा के वालिद ने तस्दीक की है कि जब धमाका हुआ घर मेहमानों से भरा हुआ था, जैसा होता है शादी वाले घरों में। हादसे में उनका बेटा और बहू भी जाँ बहक हो गए। शादी थी बेटे की, उसकी वजह से मेहमान भी काफ़ी आए हुए थे हमारे घर में, तो इस हादसे की वजह से काफ़ी अमवात हुई हैं, जिसमें मेरा बेटा, बहू, मिसेस और बड़ी भाभी एक्सपायर हुए हैं। ज़ख्मी है, बेटी मेरी ज़ख्मी है, सीडी हॉस्पिटल में, साली है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता अभी, हालात ऐसे हैं। तो ये बात करना भी कितना मुश्किल होगा इनके लिए। वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत, वज़ीर दाखिला समेत दीगर आला सियासी और समाजी शख्सियात ने गैस लीकेज धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस भी किया। और मरियम, ज़ाहिर है सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि कैसी हालत है ज़ख्मी, और तदफीन हो गई डेड बॉडीज़ की जो जाँ बहक हुए हैं इसमें अफराद? जी, गुज़िश्ता रोज़ ही गैस लीकेज के बायस हादसा पेश आया इस्लामाबाद के सेक्टर G7-2 में, और उसके नतीजे में 4 घर जो है वो मुनहदम हुए और उसके साथ 11 अफराद ज़ख्मी थे, जबकि 8 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए। उनमें 8 अफराद में से 6 की जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी तदफीन गुज़िश्ता रात कर दी गई थी, जबकि 2 की तदफीन आज 12 बजे के बाद की जाएगी। 12 बजे 2 सगे भाई हैं जो कि उसी 7 वाले मकान में छत गिरने के बायस जो है वो जाँ बहक हुए, उनकी डेड बॉडीज़ को यहाँ लाया जाएगा। उसके बाद उनको उनकी आखिरी रसूमात की जाएंगी और फिर उनकी भी तदफीन कर दी जाएगी। उसके अलावा जो गुज़िश्ता रात शादी वाला घर था, जो उसके तमाम तर जो अफराद थे, एक ही ख़ानदान के 6 अफराद, उनकी तदफीन की गई। ज़ख्मियों की हालत जो अब बाकी 11 ज़ख्मी हैं उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो ख़तरे से बाहर है। उनको तिब्बी इमदाद के बाद, उनके बेहतर होने के बाद उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। और इस वक्त जो यहाँ पर सूरत हाल है वो ये है कि लोग जमा हैं और जो घर है गुज़िश्ता रोज़ जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, कल तो सील थे, लेकिन आज वहाँ पर जो है वो जाने की इजाज़त इस हद तक दी गई है कि वहाँ पर जाके देखा जा सकता है कि सूरत हाल क्या है। तो जो शादी वाला घर है वहाँ पर अभी तक जो डेकोरेशन वगैरह की गई थी शादी के लिए, चूँकि बारात से वापस आए थे, वो अभी तक मौजूद है। घर का एक हिस्सा मौजूद है, दूसरा हिस्सा जो है वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हुआ और उसी हिस्से के अंदर दुल्हन का कमरा भी था और रिश्तेदारों का भी। जी, खबर में यही बताया है कि इर्द गिर्द के घर जो हैं उनकी भी छतें गिरी हैं। तो ये जो जाँ बहक हुए हैं ये सारे डिवाइडेड, हर घर में से कोई किसी ना किसी की डेथ हुई है? देखिए, 2 भाई जो है वो एक घर में थे, जबकि 6 अफराद शादी वाले घर में एक साथ मौजूद थे। वो जो है वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि ये भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई कि जिस घर से गैस लीकेज और धमाका हुआ उस घर के लवाहिकीन को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा, बल्कि इर्द गिर्द के घरों के जो है वो छतें गिरने की वजह से नुकसान ज़्यादा हुआ। जिसमें धमाका, अच्छा, a lot of people have a confusion about it। ये धमाका शादी वाले घर में नहीं हुआ, ये उनके पड़ोस में धमाका हुआ जिसका इम्पैक्ट उस घर पे आया, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। 7 वाले घर में गैस जमा थी। यहाँ के जो अहले मोहल्ला है वो जब सुबह पहुँचे, जैसे ही 7:19 पे ये वाक़या हुआ, तो वो कहते हैं कि गैस लीकेज थी और अभी एक नए जो है वो क्वार्टर में कुछ अफराद शिफ्ट हुए थे। उन्हें मालूम नहीं था कि गैस लीकेज इतनी शदीद यहाँ पर हो सकती है और उन्होंने गैस बंद नहीं की थी रात में, जिस वजह से गैस इतनी ज़्यादा भर गई थी कि जैसे ही सुबह सवेरे उठकर नाश्ते के लिए या किसी भी वजह से लाइटर ऑन हुआ तो वो धमाका हुआ। और अगर उस जगह पे, जिस जगह पे ये वाक़या हुआ है, अगर हम उस जगह को देखें तो एक साथ 4
बाहर बिल्कुल छोटे छोटे क्वार्टर्स हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, और उनके जो बाहर की दीवारें हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन ये बिल्कुल सेंटर में जो है वो ये वाक़या हुआ है, और वो सेंटर दरमियान से ज़मीन बोस हुआ है, और वहीं पर जो जो अफराद मौजूद थे उनको नुकसान हुआ है। दीगर घरों के लोग ज़ख्मी हैं, 2 घरों में नुकसान ज़्यादा हुआ, जिनमें से 2 भाई जो है वो जहाँ बहक हुए, और मौके पर दुल्हा दुल्हन, दुल्हे की वालदा, दुल्हे की ताई और उनके जो खानदान के दीगर अफराद हैं वो जहाँ बहक हुए, उनकी डेड बॉडीज को मरियम, ये भी यहाँ से बताइएगा क्योंकि अस्पताल ले हमें जाया पता गया है और फिर naturally, रात तकरीबन 7 बजे के अराउंड लाया गया। जी मरियम, क्योंकि घरों में ऑब्वियसली गैस पाइपलाइन होती है, वो उसी तरह डायरेक्ट गैस आ रही होती है, क्या ये वो थी या अलहदा से सिलेंडर रखे हुए थे? क्योंकि ऑब्वियसली उसका सिलेंडर जहाँ रखे हों उसका एक डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है। जी बिल्कुल, ये सिलेंडर नहीं था, ये गैस लीकेज थी, और इन घरों में बाकायदा तौर पर गैस के कनेक्शंस मौजूद हैं, और यहाँ के रहायशियों का कहना है कि वो गैस सिलेंडर्स यूज़ करते नहीं है, उनको ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो ये गैस जमा होने की वजह से इस मैग्नीट्यूड का धमाका था। बहुत बड़ी जो है वो तादाद में बहुत ज़्यादा टाइम तक ये गैस जमा होती रही है, जिसकी वजह से इसका मैग्नीट्यूड इस हद तक था। अभी जो तहकीकात इस वाक़े की हो सकी हैं वो भी यही है कि गैस लीकेज के बायस पेश आने वाला वाक़या था, लेकिन इस पर क्या जो है वो हतमी नताइज निकलते हैं, इतनी ज़्यादा गैस कैसे जमा होती रही। जब आप मलबा देख रही हैं तो आपको क्या लग रहा है, ये क्वार्टर, इनकी हालत कैसी थी? ज़ाहिर शादी वाला घर था तो उसमें थोड़ी रिपेयर मेंटेनेंस भी लोग पहले यूजुअली करा लेते हैं, रंग रोगन तो होता ही है। छतें गिर जाना, और छत बेसिकली प्राइमरीली जो जाबहक हुए हैं लोग वो छतें गिरने की वजह से हुए हैं ना। छतें इनकी लेंटर की थी, गार्डर थे, क्या ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हैं? मखदूश थी ये बिल्डिंग्स, इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जाहिर है रूफ मतलब हम सिर्फ ये सोच रहे हैं विथस्टैंड कर सकते थे ये घर या नहीं? देखिए मोहम्मद अब्दुल्ला, अगर आपका कभी इस जगह पे आना हो तो ये इस्लामाबाद के बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन ये कच्ची आबादियाँ कंसीडर होती हैं, ये कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ये जैसे एक पक्के घर नहीं हैं, जैसे एक इंतज़ाम सा किया हो वक्ती तौर पर, उस किस्म की आबादियाँ। एक अरसे से यहाँ पर ये लोग मुकीम हैं, लेकिन चूँकि पुराने क्वार्टर्स हैं और सिर्फ अभी जब मलबा भी हम देख रहे हैं तो उसमें सिंपली ईंटें जो है वो हमें नजर आती हैं, ब्लॉक्स हमें नजर आते हैं, तो उससे ये समझ में आता है। इसमें एक बात हम बार बुलाएं, घरों में जो पाइपलाइन आ रही होती है, अगर आप सिलेंडर नहीं भी यूज करें, लेकिन जब आपने हीटर बंद कर दिया तो पीछे से कनेक्शन भी बंद करें, मतलब इट हैज टू बी बोथ, कि ये नहीं कि आपने हीटर बंद किया तो बंद हो गया सब कुछ। ये बड़ी कॉमन किस्म की प्रैक्टिस है और इसको दोबारा से हमें याद कराएंगे इस हादसे के बाद। ब्रीफ बात शायद आपको नहीं पता होगी, अगर कमरे में आपको गैस की बू महसूस हो रही हो, चूल्हा बाज़ लोगों को महसूस हो जाती है, चूल्हा लाइटर तो नहीं जलाएं, माचिस ना जलाएं, लेकिन बिजली का बटन भी आपने ऑन नहीं करना है, और खिड़की खोल दें, खिड़कियां दरवाजे खोलें, उसके बाद लाइट का बटन ऑन करें, क्योंकि उसमें जो माइनर इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्पार्क होता है, ये उससे भी आग पकड़ सकती है। और अगर आपको सिलेंडर की ज़रूरत ही है, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी दुनिया जो सिलेंडर भी यूज़ करती है सर्दियों में, तो फिर उसको ऐसी जगह रखना चाहिए जहां कुछ हवा आ जा रही हो, वो खुली जगह, ओपन एरिया, सहन में रखें, इट कैन नॉट बी इन अ क्लोज्ड कैपेसिटी। ये दो चार चीजें। दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक। Welcome back. अच्छा, एक ये इशू है, when we were in इस्लामाबाद past week, तो हमने वहाँ का भी जिक्र किया था, कराची में भी ये हो रहा है और अब हम लाहौर की भी बात करते हैं। दरख्त क्यों काट रहे हैं? देखिए, इस्लामाबाद में तो जंगली शहतूत काटा गया, उस पे पूरी रिपोर्ट भी बिल्कुल रिपोर्ट भी हुई थी, लेकिन एलर्जी और वो जमीन से पानी खींच लेते हैं और फिर उनकी जड़ें नालों ड्रेनेज सिस्टम, और फिर कोई ऐसी बात हो रही थी कि उनके इर्द गिर्द और भी दरख्त काट दिए, लेकिन वो फिर नेगेट हो गई थी बात और ये तस्दीक हो गई थी। सीडीए ने कहा कि जी हमने सब चेक कर लिया है, सिर्फ जंगली शहतूत ही काटा गया। अच्छा, और उसका मसला भी ये था कि अगर लिटरली वो एक दरख्त भी बच जाए ना, देन इट टेक्स ओवर, वो बहुत वाइल्ड वो ग्रोथ उसकी होती है। एंड देन द सेम थिंग वाज हैपनिंग इन कराची एज वेल फॉर डिफरेंट रीजंस। अब लाहौर का भी सुन लें कि लाहौर में इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती मंसूबों के नाम पर दरख्त काटने के खिलाफ आवाज़ें जो हैं वो बुलंद हो रही हैं। अदालत भी इस मामले पर सख्त बरहम है ऑब्वियसली, और स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ जो है वो लड़ते शहर में दरख्तों की कटाई पर सवालात उठ रहे हैं। एक इकोसिस्टम जो है ना वो हिल जाता है ऐसी चीज़ों से, अनलेस देयर इज़ अ वेरी वैलिड रीज़न, और उसमें भी बड़े कंटेन्ड एरियाज़ में गिन चुन के अगर दरख्त की कटाई हो तो देन इट मेक्स सेंस, अदरवाइज नो।
अब उन्होंने कहा है कि जी पीएचए ने कैनाल रोड पर दरख्त काटने पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर को ओहदे से हटा दिया है। 2 एहलकार मुअत्तल भी किए गए हैं। जुमे को लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के खात्मे से मुताल्लिक दरखास्तों पर दरख्तों की कटाई पर अदालत ने रिमार्क्स दिए बड़े सख्त। जस्टिस शाहिद करीम का कहना था कि दरख्त के काटने में पीएचए का जो अफसर मुलव्वस होगा वो उसे खुद गिरफ्तार कराएंगे। अदालत ने दरख्तों की कटाई से मुताल्लिक शिकायत पर पीएचए से तफसीली रिपोर्ट भी मांगी है जो आज अदालत में पेश की जाएगी। ये दुरुस्त है कि तरक्याती मनसूबे में बाज़ औक़ात दरख्त काटना ज़रूरी होता है, लेकिन फिर उनकी रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होती है। एंड एट द सेम टाइम देखा यह गया है, लोगों का यह मौक़िफ़ है या दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि वो भी दरख्त काटे जा रहे हैं जो बचाए जा सकते थे। तो लिहाजा इट हैज़ टू बी वेरी केयरफुली डन। मतलब अंधाधुन नहीं हो सकता, एंड दैट इज़ द इशू। या तो फिर एक्सप्लेन करें ना आवाम को कि ये क्यों हो रहा है और कितना होगा और इसकी जगह हम कितने दरख्त और लगाएंगे। हिफ्सा उस्मान ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ लाहौर से। हिफ्सा बताइएगा कि क्या क्या और वजह क्या बताई जा रही है कि सबसे पहले तो ये दरख्त क्यों काटे जा रहे हैं? जो बिल्कुल कुछ दिनों से जो है वो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें बताया गया है कि लाहौर में भी जो है वो दरख्तों की कटाई का अमल जो है वो शुरू हो गया है। इस वक्त मैं जौहर टाउन के करीब मौजूद हूँ, वही निजी हॉस्पिटल मेरे सामने मौजूद है और ये अब्दुल हक रोड है। यहाँ पे आपको हम दिखाएं जो इस वक्त की सिचुएशन है, आपको हमारे कैमरामैन दिखा सकें तो ये दरख्त जो है अपनी जगह कायमो दायम है, ये बिल्कुल नहीं काटा गया। इसकी जो 2 टहनियाँ हैं, जो थोड़ी बड़ी टहनियाँ हैं, उनको ज़रूर काटा गया है और ये यकीनन जो काम है वो रास्ते में रुकावट बन रही होंगी जिसकी वजह से इनको काटा गया है। जो पुराने दरख्त होते हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उनको थोड़ा बहुत काटना जो है वो पड़ता है ताकि रास्ता जो है वो बनाया जा सके, किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो उस दरख्त से। दूसरी जानिब हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये एक जगह जो है वो एक वॉकिंग ट्रैक सा भी बना हुआ है, तो ये उस रास्ते को भी जाता है और वो रास्ता भी जो है वो मुतल्लिका जितने भी जो भी लोग आए थे उन्होंने रास्ता भी यहाँ से क्लियर किया है। जो पीएचए हैं उनका यही कहना है कि हमने जो है इस वाक़े पे नोटिस लिया है कि ये शाख भी जो है वो क्यों काटी गई है। इस पे उन्होंने अपने अमले का जो 3 लोग हैं उनको जो है वो ओहदे से हटा दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका आप सब। लेकिन ये दरख्तों की ट्रिमिंग और प्रूनिंग तो एक्चुअली दरख्तों की सेहत के लिए भी अच्छी होती मतलब है। इस तरह हमें वैसे नजर नहीं आया कि कोई जड़ से ही उखाड़ के मतलब बिल्कुल ही खत्म कर दिया हो। और यूजुअली इसका टाइम जो होता है वो जनवरी का एंड होता है क्योंकि फरवरी में फिर मौसम तब्दील होता है। इनफैक्ट हम डेलिबरेटली भी बाज़ लोग जनवरी के एंड में प्रूनिंग करते हैं, कटिंग करते हैं शाखों की, ताकि फिर बहार में नई शाखें निकलें, नए पत्ते आए एंड ऑल दैट। राफे आलम ने भी हमें ज्वाइन किया है, माहौलियाती वकील हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। राफे, सबसे पहले तो ये बता दें कि ये हमें जो इस वक्त नज़र आ रहा है वो ट्रिमिंग प्रूनिंग मतलब उसकी मद में लग रहा है, तो क्या दरख्त टोटली काटे जा रहे हैं, ख़त्म किए जा रहे हैं? कोई आप बताएं कि आपने क्या देखा है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जो आप अभी वीडियोस दिखा रहे थे, ये लाहौर कनाल के करीब मेरा ख्याल दरख्तों की बात हो रही थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2012 में पंजाब असेंबली ने लाहौर कनाल हेरिटेज पार्क एक्ट पास किया था, जिसमें जौहर टाउन से लेकर ठोकर न्याज बेग से लेकर जलो पार्क तक दोनों तरफ पे जो ग्रीन बेल्ट है कनाल के इर्द गिर्द, उस पर पाबंदी लगाई हुई है किसी किस्म की कटाई की, सवा ये ट्रिमिंग और लोपिंग जो मेंटेनेंस होती है। और अगर कोई भी आपने दरख्त अब कनाल पे काटने हैं तो एक प्रोसीजर होता है, पीएचए से आपको स्पेशल इजाजत लेनी पड़ती है, जहां आपको पीएचए को बताना होता है कि ये दरख्त क्यों काटे जा रहे हैं, उसकी जगह कौन कौन से दरख्त लगाए जा रहे हैं, इस पे माहौलियाती नुकसान कौन सा होगा, उसको कम करने के कौन कौन से इक़दामात उठाए जा रहे हैं। तो ये लाहौर की एक खसूसी और कनाल की एक खसूसी कानून है दरख्त बचाने के लिए। और जो पीएचए ने इस वक्त दरख्त काटे थे जिसपे 1-2 अफसरान को मेरा ख्याल सस्पेंड किया गया है, और वो इसीलिए किया गया था क्योंकि ये लाहौर कनाल हेरिटेज पार्क एक्ट की खिलाफ वर्जी थी। जी, लाहौर कनाल हेरिटेज पार्क की खिलाफ वर्जी थी। अच्छा, ये जो दरख्त काटे भी गए, ज़ाहिर है बहुत पुराना और बड़ा दरख्त है ये, जिसकी कुछ शाखें जो बहुत लंबी हो गई थी। हमारी रिपोर्टर हफ्सा उस्मान हमारे साथ थी, वो कहनी थी उसको काटा गया क्योंकि वो रुकावट भी बन रही थी और ये जो पाथवे सा है इसको क्लियर किया गया। दरख्त अपनी जगह इंटैक्ट है, अपनी जगह कायम है। इनफैक्ट अभी भी उसका जो ग्रीन कवर है वो बहुत बड़ा है। सो क्या इस एक्ट के तहत, जो हेरिटेज पार्क एक्ट है, इसके तहत आप ट्रिमिंग और प्रूनिंग के लिए भी इजाजत चाहिए? पीएचए और पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, एज इन नोबडी कैन टच एनी ट्री है? हम जरा समझना चाहते हैं आपसे। नहीं, रूटीन
ट्रिमिंग्स एंड प्रूनिंग्स के लिए तो ठीक है जी। और दूसरा जो लेस्को है, उनकी कभी कभी तारें दरख्त की शाखों की वजह से कट जाती हैं, तो उनके लिए भी एक SOPs हैं कि वो किस तरह और किस हद तक शाखों को काट सकते हैं। दिस इज ऑल नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। मसला सिर्फ तब पैदा होता है जब लोग दरख्तों को काटते हैं। मैं एक और चीज बताना चाहता हूं लाहौर कनाल के हवाले से। लाहौर कनाल में आपको जो आज दरख्त नजर आ रहे हैं, ये कुछ 30, 40, 50 साल पहले लगे थे और इनकी उम्र भी अब खत्म होने वाली है। और मुझे पता है 10 साल पहले मैं जब PHA का मेंबर था, उस वक्त हमने एक ट्री रिप्लेसमेंट मास्टर प्लान भी अप्रूव किया था कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो पुराने दरख्त हैं उनको रिप्लेस कर इस तरह लगाएंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। ये ना समझिएगा कि लोग बस उठ के आके दरख्त काट देते हैं। देयर इज अ होल प्रोसेस बिहाइंड दिस। और जब लोग इस तरह उस प्रोसेस के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करते हैं या दरख्त काटते हैं, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वेरी ब्रीफली राफे, इस वक्त कोई खिलाफ वर्जी हुई है? बिकॉज अगर तो इतने ज्यादा प्रोसेसेस हैं और इतनी नजर भी है और आप जैसे लोग भी बैठे ही हुए हैं, हो रही है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है इन सारी चीजों की, या फिर विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन भी दरख्त कट रहे हैं? नहीं, ये अक्सर विदाउट एनी नोटिस दरख्त करते हैं। पिछले साल जब लाहौर कनाल की डीसिल्टिंग हो रही थी, और ये भी एक प्रोसेस होता है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, सर्दियों के मौसम के अंदर कनाल की डीसिल्टिंग होती है, तो जब ट्रक्स अंदर और बाहर आ रहे थे तो 10, 12, 15 दरख्त इस तरह तोड़ दिए गए थे पिछले साल। दैट वाज इलीगल और उस वक्त मेरा ख्याल कार्रवाई मेरा ख्याल नेसेसरी थी। इस साल भी जब लोगों ने आवाज उठाई तो फिर PHA ने कार्रवाई अपनी रोकी और फिर अकाउंटेबिलिटी की। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि लाहौरी जो हैं वो अपने दरख्तों के साथ बहुत प्यार करते हैं, वो अपने दिल के करीब रखते हैं, और जब भी कोई उंगली उठाते हैं इन दरख्तों के ऊपर या इनकी शाखों पर, तो लाहौरी उठ जाते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट पंजाब का मौक़िफ़ है कि हम बहुत ही प्लान तरीके से और डिजिटल तरीके से शजरकारी करते हैं। एवरी ट्री ऑलमोस्ट द न्यू प्लांट विच इज़ बीइंग प्लांटेड, उसका एक रिकॉर्ड मौजूद है, मार्क्स मौजूद है, और एक नई जिद्दत के तहत उन्होंने शजरकारी का निज़ाम भी मुतारिफ करवाया है। लास्ट ईयर हमने एक वसी पैमाने पर वो देखी भी, ये नहीं कि लगा के छोड़ दिया जाए। सो डू यू सी एनी इम्प्रूवमेंट इन दैट एरिया? आपको इर्द गिर्द कुछ नई प्लांटेशन, नए ग्रीन एरियाज नजर आते हैं? कुछ एक्चुअली एरियाज डेडिकेट भी किए गए हैं? क्योंकि राफे, दिस साउंड्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड। आई मीन दिस वुड बी अ मॉडल टू फॉलो। इसी तरह ही है? देखिए, दरख्त लगने चाहिए और भी लगने चाहिए, और मैं समझता हूँ आजकल मौसमी तब्दीली के हालात के अंदर जहाँ हमारे शहर जो हैं मज़ीद गर्म हो रहे हैं और हम हीट वेव का शिकार भी बन सकते हैं, इस सूरत हाल के अंदर प्लांटेशंस बहुत ज़रूरी हैं। मगर सिर्फ प्लांटेशन सड़क के इर्द गिर्द नहीं, प्लांटेशन अब शहर के अंदर, ताकि लोग जो हैं इन दरख्तों के साया का फ़ायदा उठा सकें। अभी जो प्लांटेशंस की आप बात कर रहे हैं, ये ब्यूटिफिकेशंस होती हैं। ये गाड़ी वालों को खुश रखने के लिए, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो साथ आपको दरख्त नज़र आ रहे होते हैं, खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं, एंड दिस इज़ ऑल वेरी गुड। मगर अगर आपने लोगों की ज़िंदगियों को आगे मौसमी तब्दीली और हीट वेव से बचाना है, तो फिर इन इक़दामात को बढ़ाना होगा, शहर के अंदर दरख्त लगाने होंगे, और इसी कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग के साथ करना पड़ेगा। वेरी राइट, बहुत शुक्रिया आपका राफे आलम। और कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग के साथ करना होगा। अच्छा, जो नई आबादियाँ हैं, सोसाइटियाँ वगैरह होती हैं, उसमें तो या एक तो ये भी है ना रीज़न कि वो बहुत सारे ग्रीन एरिया को ख़त्म करके एट टाइम्स बनाई जाती हैं, जो बहुत पुरानी बन गई हैं, लेकिन उसमें यूजुअली ज़्यादा दरख्त होते हैं। जो शहर के पुराने गुंजान आबाद इलाके हैं ना, वहाँ पे दरअसल दरख्तों की तादाद बहुत कम है। तो वहाँ रीप्लांटेशन की बहुत ज़रूरत है। और जिस तरह अभी बात भी कर रहे थे कि वो मतलब लाहौर इज़ नोन एज अ वेरी ट्री लविंग सोसाइटी एंड एवरीथिंग, एंड दैट इज़ हाउ अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस इन द कंट्री आर एज वेल। मतलब लोग जो है, आवाम खुद खड़ी हो जाती है अगर दरख्तों को, आपने देखा ही है। मतलब एक मिस इन्फॉर्मेशन में इस्लामाबाद में कितनी हुआ एंड क्राई हो गया कि क्यों दरख्त काटे जा रहे हैं, और फिर ऑब्वियसली उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होके बताया गया कि ये बड़े कंट्रोल्ड तरीके से, और ये तो काटने ही थे। आई लव द फैक्ट कि लोग जो हैं वो खुद इन्वेस्ट हो जाते हैं कि जी हमारे शहरों से, और उसकी इंपॉर्टेंस जो है, मतलब खूबसूरती तो इज़ अनदर थिंग, लेकिन उसके कितनी इंपॉर्टेंट है कि शजरकारी हो और दरख्त मेंटेन किए जाएं। मेरा ख्याल है कि वो हमें समझ आना शुरू हो गई। तकरीबन हर शहर में, कराची में तो नहीं, लेकिन हर शहर में कोई ना कोई ठंडी सड़क होती है, और ठंडी सड़क वो इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ इतना सब्ज़ा होता है कि बाकी शहर की निस्बत जब आप वहाँ से गुजरते हैं तो आपको टेम्परेचर 2 से 5 डिग्री कम महसूस होता है।
मतलब लाहौर में भी गवर्नर हाउस के पीछे वाली आपको पता है एक सड़क है जहाँ पे एक बड़ा पुराना नॉस्टैल्जिक चाइनीज़ रेस्टोरेंट हुआ करता था, जू के पीछे वाली वो जगह है, गवर्नर हाउस के बीच बड़ी में। आपने चीज़ें याद दिला दी। फिर हैदराबाद में जो स्टेडियम को सड़क जाती है वो भी ठंडी सड़क, मतलब सो वो ठंडी सड़कें इसलिए होती हैं क्योंकि वहाँ पे दरख्त बहुत होते हैं। अब हैदराबाद की वजह से ठंडी सड़क पे जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट मैं की वजह से या बहुत बस साल उसका नाम ठंडी सड़क है। पहले हैदराबाद गई थी तो इसलिए मुझे कुछ खास याद नहीं है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स फॉर द बॉम्बे बेकरी। मतलब वहाँ से तो केक आया ही था, अदरवाइज आई डोंट रिकॉल मच। अच्छा जी, ट्रिब्यूट टाइम इन जियो पाकिस्तान। जनाब शेर दिलों की धड़कन बने, नज़्में आँखों का ख्वाब और गज़लें दिलों का बयान। मिजाज में रुमानियत भी थी, मुज़ाहिमत भी थी। बात कर रहे हैं ऐसे शायर की जिन्हें लोग अहमद फराज के नाम से जानते हैं। मेरा ख्याल है कि जब इनका नाम ले ही लिया जाए तो उसके बाद हमारे और आप हमारे कहने की मज़ीद क्या गुंजाइश बचती है, ये कहेंगे और आप सुनिए। अच्छा, वैसे तो शायरी में नगमगी होती ही है, एक तो आई लव दिस टर्म नगमगी। हाँ, लेकिन अहमद फराज की शायरी में एक अलग ही तर्ज की नगमगी थी जिसकी वजह से उनका कलाम बहुत ज़्यादा गुलकारों ने गाया और बहुत पसंद भी किया गया। Absolutely. Here's a classic example. Listen to this one. बस दिल पता है चाहता कभी कभार है हम कि ट्रिब्यूट आप देते हैं ना सुनते ऑन जियो पाकिस्तान, तो हमें लगता है कि हम वो जस्टिस नहीं कर रहे, बिकॉज देयर इज सो मच मोर देयर इज। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़रा आपको टिकल कर दें और फिर पूरा दिन जो है आप खुद ही ढूंढ लें और इनको ट्रिब्यूट दें, नगमे सुने, शायरी पढ़ें। सो होपफुली दैट विल बी डन। अच्छा जी, अब हम एक ब्रेक में वापस आ रहे हैं। आपको बताएं कि वेनेजुएला पर हमले के बाद वेनेजुएला की हालत जो है इस वक्त अमेरिका की एक कॉलोनी जैसी हो गई है और अमेरिकी सदर ट्रंप इस पर बस करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ही हैज़ अदर प्लान्स। ग्रीनलैंड को अमेरिका के मातहत करने के अलावा वो ईरान पर बराह रास्त फौजी कार्रवाई की धमकियां भी दे रहे हैं। ईरान में इस वक्त लोग 2 हफ्ते से महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और नॉर्वे से ताल्लुक़ रखने वाली ईरानी इंसानी हकूक तंजीम के मुताबिक ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अब तक 192 अफराद जाँ बहक और सैकड़ों ज़ख्मी भी हो चुके हैं। मुजाहिरे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वो कहते हैं जी 200 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। सदर ट्रंप ईरान को बार बार खबरदार कर रहे हैं और मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया तो अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, ये उनका कहना है। सदर ट्रंप का दावा है कि ईरान माजी के मुकाबले में आज कहीं ज़्यादा आज़ादी चाहता है, अमेरिका मदद के लिए तैयार है। सुनिए एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा। Let's listen to this. Just hope the protesters in Iran are going to be safe because it's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting because we'll start shooting too. इजरायली मीडिया का कहना है कि ट्रंप ने ईरान में मुजाहिरीन की मदद का फैसला बुनियादी तौर पर कर लिया है। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान में मतलब इजराइल ने भी गुड लक और सब कुछ कह दिया जो मुजाहिरीन है उनको। उन्होंने कहा जी हम मुजाहिरीन के साथ हैं बरमला, इसमें कोई लगी नहीं है। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान में मुजाहिरों के बाद सदर को फौजी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई है। सदर ट्रंप को ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के ऑप्शंस पर भी गौर किया गया है। ईरान के खिलाफ साइबर ऑपरेशंस और नई पाबंदियां भी ज़ेर गौर हैं। स्टारलिंक के जरिए ईरान में इंटरनेट बहाल करने की ऑप्शन पर भी गौर किया गया है। उधर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि सदर ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई है। अमरीका ईरान में फौजी कार्रवाई पर संजीदगी से गौर कर रहा है, लेकिन अभी हतमी फैसला बाय द वे नहीं हुआ। इसी पे ज़रा हम बात करते हैं बिकॉज ये बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो एंड वी नीड टू नो वेयर इट गोज़। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं, हमें ज्वाइन किया। कसूरी साहब ये बताएं कि गुज़िश्ता 10-12 दिन में हम देख ही रहे हैं डेवलपमेंट्स में, ये तो अब सबके सामने ही है कि सदर ट्रंप जो हैं उनका एक काफ़ी ठीक ठाक किस्म का लंबा एजेंडा भी है। उनके अहदाफ में एक्सपेंशन का एजेंडा है, डेफिनेटली ग्लोबल एक्सपेंशन का, और वो नज़र आना स्टार्ट हो गया ना। ही इज़ नॉट he has started this already। तो उनके अहदाफ में ईरान भी शामिल है, यहाँ रजीम चेंज की बात भी हो रही है और वो बड़े खुले अंदाज में बात भी कर देते हैं, कुछ छुपाते भी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि वेनेजुएला की तरह ईरान में भी अमेरिका बराह रास्त मुदाखलत कर ही डालेगा? ये जो कुछ अब हो रहा है ये हिस्ट्री से सबक कुछ नहीं सीखा जा रहा बल्कि हिस्ट्री को अनलर्न किया जा रहा है। इसके क्या नताइज होंगे ये डिपेंड करेगा कि अमेरिका में और दुनिया के दीगर ममालिक में इन पॉलिसीज़ के मुकाबले में किस किस्म की क्या ऑब्स्टिकल्स, इसके रास्ते में क्या क्या मुश्किलात हायल होंगी
पब्लिक का क्या रिएक्शन, ख़ास तौर पे अमेरिकन पब्लिक का। तो जो आपने सवाल पूछा है कि जी इन्होंने वहाँ कर दिया हमला वेनेजुएला पे और उस पर रेजिम चेंज की, क्या उसी तरह से ईरान में हो जाएगा? नहीं, मुझे ईरान में होता वैसे तो नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ईरान में तो हर सूरत में रेजिस्टेंस होगी। अब तो इन्होंने इराक़ में और अफ़गानिस्तान मैं तो डायरेक्ट मुझे इसका तजुर्बा है, ख़ास तौर पे इराक़ पर जब अमेरिका हमला करने जा रहा था तो पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर था, मैंने ख़ुद सिक्योरिटी काउंसिल प्रिजाइड किया। पाकिस्तान, फ्रांस और जर्मनी ने पूरी कोशिश की, हम अमेरिका के इत्तेहादी समझे जाते थे कि अमेरिका को रोकें इराक़ पे हमला करने पे। अमेरिका नहीं समझा, उसने हर सूरत हमला कर दिया कोलिशन ऑफ द विलिंग बना के। अब उसका नतीजा जो है, ख्याल ये था उससे कुछ सबक सीखा जाएगा। इराक़ में इराक़ को तबाह किया गया, अमेरिका को नुकसान हुआ, और अमेरिका का ब्लड एंड ट्रेजर जैसे दोनों नुकसान हुआ। अफ़गानिस्तान में जो था वो आपके सामने है, ब्लड एंड ट्रेजर दोनों था, और जब बॉडी बैग्स जाने शुरू हुए तो अमेरिकन पब्लिक को ये बर्दाश्त ना हुआ और अमेरिका को अफ़गानिस्तान से विड्रॉ करना हुआ। तो यूएन चार्टर, लीग ऑफ नेशंस, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, रिवर्स ऑर्डर में कह रहा हूँ। उसके बाद अमेरिका के अपने रीसेंट एक्सपीरियंसेस, फॉरगेट अबाउट द वियतनाम वॉर, तो ये ख्याल था कि ऐसा नहीं होगा। खुसूस भी बात करके इतना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़ाहिर है इस टॉपिक के सब्जेक्ट की है कि वो भी एक लेसन ही होता है। अब ये बताइएगा कि ईरान की हुकूमत बड़े मुजाहिरों के बावजूद कॉन्फिडेंट है एज अ होल, दिन में रैलियाँ भी होती हैं हुकूमत के हक़ में कि उनकी कौमी सलामती को कोई ख़तरा नहीं है। अब उन्हें ये लगता है कि अमेरिका और इसराइल बैकडोर जो साजिश करते हैं वो तो करते रहेंगे, बराह रास्त फ़ौजी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। हालांकि एक कार्रवाई तो अभी पिछले ही साल अमेरिका ने बराह रास्त की है ईरान में। तो क्या ईरान के पास, या उनको लगता है उनके जो इत्तेहादी हैं उनके पास इतनी फ़ौजी क़ुव्वत है कि वो इतने पुरएतमाद हैं? व्हाट डू यू थिंक? अगर उन्होंने वाकई हमला भी किया, क्या वो उनकी फ़ौजें हज़ारों की तादाद में आ जाएंगी? अब बहुत मुश्किल है। कैसे आ सकती हैं? वो तो एयर पैराड्रॉप की जा सकती हैं। ज़मीन से तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स में वो आएँ या दूसरे जहाज़ों में आएँ। एयरक्राफ्ट कैरियर तो खैर बम्बार्डमेंट करेंगे और वो ऐसे हमला आवर हो जाएँ जैसे कि वो दूसरी जंग अज़ीम में उन्होंने किया था, और जो फ्रेंच ऑक्यूपाइड फ्रांस था उसको उन्होंने इन्वेड कर लिया था। मुझे वो नहीं नज़र आ रहा कि उस किस्म की कार्रवाई होगी। अगर वो कार्रवाई नहीं होगी तो बदकिस्मती ये है, पाकिस्तान तो उसका हमसाया है, बहुत ज़्यादा केओस होगा, अफरा तफरी होगी। हमने खुमैनी साहब का नाम ही नहीं सुना था, लेकिन जब खुमैनी साहब लैंड किए, आयतुल्लाह खुमैनी, तो हर जगह खुमैनी बात हो गई। तो मेरा कहना यह है कि रेजिस्टेंस तो उस वक्त भी हुई थी जब आयतुल्लाह खुमैनी आए हैं, तो बहुत 2-3 साल सख्त रेजिस्टेंस हुई थी ईरान में। कत्लेआम हुआ, अटैक्स हुए, पार्लियामेंट के अंदर से अटैक हुए, तो लेकिन वो सरवाइव कर गई रजीम। हमारे लिए ऑप्शन है ही कोई नहीं, हम बिल्कुल चुप हैं। हमने देखना है ईरान की पब्लिक क्या चाहती है। जब बादशाह थे हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, ये आ गए, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं, इनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसकी मैंने आपको मिसाल भी सुनाई। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि ज़्यादा अफरा तफरी ना हो, क्योंकि उसका पाकिस्तान पे असर पड़ेगा। ज़रा इसकी हम और डिटेल, हाँ, हम एक्सप्लेनेशन जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि जो भी हो रहा है दुनिया में इधर उधर, और अगर हमारे ही खित्ते में बात हो जाएगी तो नेचुरली इट कंसर्न्स अस एज वेल। कस्तूरी साहब, अगर ट्रंप अपने इरादों पर आगे चलते हैं तो ये बड़ा इम्कान होगा कि हमारे खित्ते, हमारे हमसाए तक जंग पहुँच जाएगी, और ऐसी सूरत में इज बीइंग न्यूट्रल इवन एन ऑप्शन फॉर पाकिस्तान? क्योंकि कुछ ना कुछ तो साइड लेने पे मजबूरियां होंगी, लेकिन क्या सिफारती तौर पर न्यूट्रल रहने का ऑप्शन होगा? मैंने एक हद तक इस सवाल का जवाब आपको पहले दिया है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम इसमें रोल अदा ही नहीं कर सकते कि उसमें हम कूद पड़े किसी के हक़ में,
क्योंकि ये हमारे लिए तो ये ज़रूरी है कि हम देखें कि ईरान की पब्लिक क्या चाह रही है। और हमने अगर चीन और अमेरिका के दरमियान हमने नहीं बात मानी किसी की, क्योंकि हमने चाइना से हमारे इतने करीबी ताल्लुकात हैं कि जिसकी आप जितनी बात समझें उससे ज़्यादा हैं। अमेरिका के साथ हमारे 50s से ताल्लुकात हैं। हमारा वो एलाई रहा है, सेंटो, सिएटो, बगदाद पैक्ट, फिर फ्रॉम मोस्ट एलाइड एलाई से हम मोस्ट सैंक्शनड एलाई भी हो गए हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। लेकिन जब हालात हमारे ख़राब भी हुए तो पेंटागन और GHQ क्या आपस में ताल्लुक़ रहा, और पर्टिकुलरली जो यहाँ उनकी इधर की तंजीम है इस इलाके में जो सेंटकॉम है, उसके ताल्लुकात हमेशा GHQ के साथ अच्छे रहे कि उनको पता था कि पाकिस्तान की एक ख़ास अहमियत है इधर सेंट्रल एशिया में और गल्फ़ में, तो वो आज भी कायम है। अगर हम वहाँ अपनी आपको इस बाहर रख सकते हैं, हमने कोई साइड नहीं ली, तो यहाँ तो सवाल ही नहीं कि हम किसी की सपोर्ट में कोई लबकुशाई भी करें, क्योंकि ये जो भी होगा ईरान के अवाम फैसला करेगी। हमारा ज़ीरो रोल है। जो भी वहाँ हुकूमत आएगी हमारे लिए ये असेंशियल है। हमारे ज़ारईन वहाँ जाते हैं, हमारे कल्चरल ताल्लुकात हैं, हमारे बड़े बड़े पोइट्स फ़ारसी में कलाम कहते रहे, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल, तो हमारे कल्चरली बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। तो हमारे लिए सवाल ही मुनासिब नहीं कि हम क्या करें, भाई हमारा कोई रोल नहीं है। अच्छा कसूरी साहब, ज़ाहिर एक रिटोरिक कहें कि तेल के चक्कर में अमेरिका, लेकिन वेनेजुएला में और भी बहुत सी वजूहत हैं कि वो बैकयार्ड में चाइना का अपना असर और रसूख नहीं चाहते, लेकिन ऑयल इज़ और कैन और इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। वो कह चुके हैं कि अमेरिकी कंपनियाँ ही चलाएंगी वेनेजुएला में। और हमने अब ईरान की सूरत हाल देखी तो वहाँ पर आवाम के नाखुश होने का बहाना बना के पहले भी अमेरिका मुख्तलिफ ममालिक पे हमले कर चुका है, लेकिन अमेरिका में अपने अंदर इमिग्रेशन वाले क़वानीन पर बहुत मुजाहरे हो रहे हैं, लोग खुश नहीं हैं, मगर अमेरिका ही ये जवाब बना के दूसरों पे हमले करता है। अमेरिका के अपने अंदर जो मुजाहरे हैं, आपको लगता है कि उस पर कोई और मुल्क कह देगा जी आपके तो अपने मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं, हम चलें हम कार्रवाई कर लेते हैं? इट्स नॉट द अदर वे अराउंड एवर। जी अमेरिका जंगल का बादशाह है। जंगल में इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मैंने आपके पहले सवाल में कहा था कि ना कोई UN चार्टर है, ना कोई इस वक्त है इंटरनेशनल लॉ, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने शायद ये कहा है कि ही इज़ नॉट बाउंड बाय एन इंटरनेशनल लॉ, ही इज़ बाउंड बाय हिज ओन मॉरल कोड। तो उसमें ये कहना कि कोई और करे, भी कोई और कर ही नहीं सकता, तो बर्दाश्त की तो बात मैं समझता हूँ अब से उसको कुछ ये इर्रेलेवेंट सा किस्म की चीज़ हो जाएगी। किसी की मजाल नहीं है कि वहाँ जाके कहे कि वो हुकूमत को कब बदले या कुछ करे। हाँ, अमेरिका के अपने जो अवाम हैं उनमें इतनी ताकत है और उन्होंने ये कई दफ़ा डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ऐसे लगता है कि हुकूमत बड़ी वेल एस्टैब्लिश्ड है और वो फारिग कर देते हैं अगले इलेक्शन में, चाहे वो मिड टर्म इलेक्शन हो, वो तो कुछ महीने में होगा। दैट इज़ ट्रू, बड़ी पावरफुल। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं अमेरिका के, वो बड़े फैसला साजी में बड़े तेज़ फैसले कर लेते होते हैं इफ़ थिंग्स आर नॉट गोइंग इन देयर फेवर। लेकिन ट्रंप का ये टर्म है जी, और वो पिछली टर्म में बहुत सी चीज़ें करना चाहते थे, नहीं कर पाए, और ये उनको पता ही उनका लास्ट टर्म है। सो दिस टाइम ही इज़ गोना मेक श्योर दैट ही डज एवरीथिंग दैट ही हैड प्लान्ड फॉर। बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा। अभी हमने एक ब्रेक लेनी है, थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। भाई गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 जीतने वालों की फहरिस्त आ गई है सामने, और पूरा जो फंक्शन होता है वो सब कुछ हो गया। Timothy Chalamet, one of your favorite actors? मार्टी सुप्रीम में नहीं, मेरे इतने कोई खास फेवरेट नहीं है वैसे, बन्ने बट इनकी मूवीज होती हैं ठीक। तो मार्टी सुप्रीम में अदाकारी पर जीत लिया उन्होंने गोल्डन ग्लोब, और अच्छा इस कैटेगरी में बाय द वे लियोनार्डो डिकैप्रियो भी शामिल थे, बाय द वे वन ऑफ द नॉमिनीज। हालांकि आई थॉट दैट ही वाज गुड, और मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा जिसके लिए नॉमिनेट हुए थे, बट ही वाज गुड। बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला रोज बाइन को, इफ़ आई हैड लेग्स आईड किक यू।
ये मूवी का नाम है, इंटरेस्टिंग मूवी है वैसे। और जबकि बेहतरीन फिल्म का अवार्ड मिला है वन बैटल आफ्टर एन अदर, देयर यू गो। और ऑफ कोर्स उसके अलावा भी बहुत से फेरिस्त है, रेड कार्पेट की तस्वीरें हैं। हाँ डिकैप्रियो एक्चुअली इसी में थे, मुझे जो नाम भूल रहा था, तो उनको भी मिल ही जाना चाहिए था। और फिर आपको पता है गोल्डन ग्लोब्स मतलब मूवीज़ वगैरह तो होती हैं, लेकिन उनकी पूरी एक सेरेमनी जो होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, बड़ी विटी कमेंट्री भी हो रही होती है, फैशन की भी एक शो पूरा होता है उधर। सो अ लॉट हैपेंस अराउंड इट। अच्छा जी, जी हम अपने मौसम पे आ जाते हैं। सर्दियाँ बिकॉज़ वी हैव सर्दियाँ। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्दी की शदीद लहर बरकरार है और सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में सुबह के औकात में शदीद धुंध भी देखी जा रही है। कराची में भी पारा सिंगल डिजिट में आ ही गया फाइनली। यस, सो वी आर देयर विद यू ऑल। माना कि आप लोग होंगे कोई 3-4 पे, हम भी बड़ी 9 मुश्किलों से 9 पे हैं, तो इसीलिए तो सिंगल डिजिट पे आए हैं। शहर में सर्द हवाएं चलने से सुबह और रात के औकात में सर्दी ज़्यादा महसूस की जा रही है, क्योंकि यहाँ वो सी ब्रीज वाला जो एलिमेंट है हम पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसकी वजह से फील्स लाइक बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही आपको बता दें कि माहिरीन मौसमियात का कहना है कि कराची में आइंदा कुछ रोज़ सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी, तो दिस इज गोइंग टू स्टे, एंजॉय इट व्हाइल इट लास्ट। और इसी तरह लाहौर में धुंध के साथ शदीद ठंड पड़ रही है। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियाँ 1 हफ्ता बढ़ा दी गई हैं, ये भी हमने देखा है, हर साल अकोमोडेशन होती है इस चीज़ की। सूबे में तालीमी इदारे जो हैं वो 19 जनवरी से खुलेंगे, उससे पहले वरना खुल जाने थे। वज़ीर तालीम सिंध ने कराची में सर्दी की वजह से स्कूल के औकात जो हैं सुबह 8 के बजाय 9 कर दिए हैं, ये भी हमने आपको बताया। और ये भी 26 जनवरी तक ही रहेगा, उसके बाद फिर मौसम हमारा ठीक ठाक खुल जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद अफजाल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बताइएगा, अभी ये जो सर्दी की लहर है, ताज़ा लहर या इसे मौजूदा लहर, कितने दिन बाकी रहेगी और कहीं कोई बारिश या पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई है या हो रही है? वो तो हो ही रही है, वो भी बता दें। जी बहुत शुक्रिया। ये मौजूदा सर्दी जो है ये आमतौर पे जो नॉर्मली अगर देखा जाए तो फॉग और ये सर्दी जो है वो जनवरी के महीने तक रहती है। और जनवरी के महीने में अब हम देख रहे हैं कि आइंदा 10 से 15 दिन तक ये सर्दी शदीद रहेगी। उसके बाद जो है ये मौसम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि सन एंगल की जो इंक्लिनेशन है वो बहुत लो होती है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता है हम विंटर सॉल्स्टिस से आगे निकलते हैं, तो फिर जो दौरानिया है दिन का और सनराइज और सनसेट टाइमिंग का दौरानिया बढ़ जाता है, और उससे कुछ इनकमिंग सोलर रेडिएशन बढ़ने से सर्दी में कमी वाक़ई होती है। तो अगर हम बारिश का सिलसिला देखें तो बारिशें जो है वो अगले हफ्ते से इंशाल्लाह शुरू होंगी। यानी एक सिस्टम आ रहा है जो कि हर इतवार के दिन क्लाउडी होगा वेदर, और उसके बाद पीर, मंगल और बुध तक ये सिस्टम चलेगा, और इसमें ये अपर हाफ ऑफ द कंट्री तक ये इन्फ्लुएंस करेगा, जिसमें बारिशें होंगी और पहाड़ों में बर्फबारी भी होगी। अच्छा डॉक्टर अफजाल, अपर हाफ की आप बात कर रहे हैं, लोअर हाफ में भी कुछ बारिश होनी है कि नहीं? हमारे हवाले से भी या फिर हमारी कराची और सिंध, यहाँ कोई बारिश का इम्कान नहीं है? आप कह रहे हैं कराची में सिर्फ ठंड बढ़ेगी, बारिश नहीं होगी? जी जी, जो आने वाला सिस्टम जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये 16-17 से जो है ये ठंड को बढ़ा देगा, लेकिन बारिश नहीं होगी कराची साइड पे। और एक और सिस्टम जो 25-26 यानी एंड ऑफ जनवरी में एक्सपेक्टेड है, और ये एक कट ऑफ लो की वजह से ये सिस्टम बनेगा, जिसमें कट ऑफ लो का मतलब ये है कि जो वेस्टर्न ट्रफ आ रही होती है उसमें से ये बिल्कुल एक सेपरेट लो बन के, तो फिर ये पाकिस्तान के साउथ से एंटर होता है पाकिस्तान के अंदर, और तकरीबन पूरे मुल्क में बारिश देता है। तो उस दौरान में जो है वो बारिश साउथ में भी एक्सपेक्टेड है। और ये क्या डेट्स बनेंगी या क्या हफ्ता होगा? जनवरी का आखिर, ये एंड ऑफ आप कह लें जनवरी, आप 24-25 तारीख इसके अराउंड, लेकिन हम इसको मजीद अपडेट करेंगे। जो पिछले सालों की जो विंटर्स हैं डॉक्टर साहब, वो हमने बहुत ही ड्राई देखी हैं। इस मरतबा कराची में भी एक हल्की मॉडरेट बारिश हो गई, तो एक दिन, हाँ एक, चलिए जो हमें विंटर्स मुसलसल हमारी ड्राई चल रही थी, पर्टिकुलरली फॉर द रेस्ट ऑफ द हाफ ऑफ द कंट्री, क्या इस साल बेहतरी नजर आई है आप लोगों को? नहीं, इस साल भी पिछले सालों की तरह विंटर ड्राई ही है ऑन द एवरेज, अगर पूरा विंटर सीजन देखा जाए। लेकिन ये है कि इस साल नॉर्दर्न एरियाज में पिछले स्पेल में अच्छी स्नोफॉल हुई है,
जो कि पहले पिछले 3-4 साल तकरीबन 2021 के बाद से लेके 2024 तक की विंटर में ऐसा नहीं हुआ। अभी इस साल एक प्लस पॉइंट इस विंटर का ये है कि इस साल दिसंबर के मिड में जो स्नोफॉल है वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज के बहुत सारे इलाकों में अच्छी स्नोफॉल हुई है। तो उससे हमारे ग्लेशियर्स को फीड करने का मौका मिल गया, बर्फ जमने का मौका मिल गया, तो वो हमारे ज़ाहिर हमारे लिए बेहतर हो गया। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कराची में जब हमने बात की है, कोई टेम्परेचर सिंगल डिजिट में तो चले आ गया, मजीद नीचे जाएगा? जी जैसे मैंने अर्ज किया कि जो अभी कमिंग ट्रफ है जो अगले हफ्ते में जिसकी तवक्को कर रहा हूँ, उसके गुजरने के बाद जो नॉर्थ वेस्ट विंड्स हैं वो पेनिट्रेट करेंगी साउथ की तरफ और उससे कराची में टेम्परेचर डाउन हो सकता है। Alright, so that's all the time we have today. और अभी तो हफ्ते का आगाज है इंशाल्लाह, कल We're going to see you tomorrow, inshallah. और बातें Have a good day.